वेलकम बैक। आज हम डाइपोल की कहानी को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछले कुछ वीडियो से हम लोग डाइपोल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और अगर आपने ध्यान दिया होगा इन द लास्ट वीडियो हमने ये डिस्कस किया कि डाइपोल कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है। इज दैट क्लियर? डाइपोल कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है। आज का जो डिस्कशन है वो ऐसा है कि अगर हमने डाइपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, क्या बोला मैंने, किसी डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो डाइपोल कैसे बिहेव करेगा। दैट इज डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने यूनिफॉर्म इसलिए कहा बिकॉज हम सबसे सिंपलेस्ट केस लेने वाले हैं। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट केस कब होगा? जब हम डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आई होप सो तुमको याद है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हर जगह सेम होगा और उसको हम फील्ड लाइन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज पैरेलल इक्वली स्पेस लाइंस, राइट? पैरेलल एंड इक्वली स्पेस लाइंस। तो डायग्राम में ध्यान दो, ठीक है। सो ये जो ब्लू एरोज मैंने बनाया दे आर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और हमने ये जो ब्लैक कलर का नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का अरेंजमेंट दिख रहा है दैट इज ऑब्वियसली डाइपोल, राइट? तो हमने डाइपोल को यहाँ पर रख दिया। डाइपोल का जो पी वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? फाई एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर मैंने लिख के रखा है, ठीक है। तो एज बिकॉज ये यूनिफॉर्म फील्ड है, इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई along the direction of electric field, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो इस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन दिस केस इट विल बी माइनस क्यू पॉइंटिंग along दिस डायरेक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल? एंड इट्स सो ऑब्वियस, राइट? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, द नेट फोर्स acting on the dipole in this case is equal to q into e vector plus q into minus e vector and the answer in this case is equal to what? 0। वो तो ऑब्वियस था, 0 होना ही था। इस डाइपोल पर रिजल्टेंट फोर्स क्या है? 0 ही है, ठीक। इसके अलावा एनीथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दिस अरेंजमेंट? देखो, अगर मैं डाइपोल को पूछता हूँ डाइपोल घूमना चाहोगे तो डाइपोल क्या बोलेगा? यस सर। ये फोर्स और ये फोर्स ये दोनों मिलके टॉर्क लगा रहा है, राइट? अगर ध्यान से देखोगे ये फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है, ये फोर्स अगर इधर लग रहा है तो ये डाइपोल को क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। इसका मतलब है डेफिनेटली इस सिस्टम पे टॉर्क तो लग रहा है, ठीक है। और अगर और ध्यान से देखोगे ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये जो टॉर्क है दैट इज अ कपल। याद है कपल क्या होता है? व्हेन देयर आर टू फोर्सेस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दोनों मिलकर जो टॉर्क लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं। तो अभी इस डाइपोल पे कितना टॉर्क लग रहा है वो निकालते हैं। सो द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, मैं पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालूंगा एंड एज बिकॉज इट इज अ कपल के केस में टॉर्क हम कैसे निकालते हैं? वन ऑफ द फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, करेक्ट? वन ऑफ द फोर्स क्या होगा? क्यू ई। मैंने मैग्नीट्यूड लिखा क्यू ई इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ये क्यू ई देयर पैरेलल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखना ध्यान से, डी इज व्हाट? डी इज द स्पेस बिटवीन द टू चार्जेस। इफ दिस इज फाई तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी साइन फाई। तो फोर्स इनटू स्पेसिंग बिटवीन देम दैट इज व्हाट? डी साइन फाई। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। क्या मैं क्यू और डी को एक साथ ला सकता हूँ? अगर मैं क्यू और डी को एक साथ ला दूँ तो वी शैल गेट द फेमस डाइपोल मोमेंट P। तो Q एंड D के कॉम्बिनेशन को मैं P लिख सकता हूँ, फिर E बच गया, फिर साइन फाई भी बच गया। अभी अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? टाउ वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। यही हम निकालना चाहते थे। ये क्या है? दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल in a uniform electric field. Torque experienced by dipole in a uniform electric field. सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? बहुत बेसिक सा है। देखो ये फॉर्मूला तो मैंने दिखा दिया तुमको, और तुमको मैं एक फील देना चाहता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन, बहुत मज़ेदार है, सुनो। अभी ना हम इन 3 डायग्राम्स में फोकस करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है? तो अभी अगर आपको ये अरेंजमेंट दिख रहा है, अभी अगर मैं इस डाइपोल को पूछूँ डाइपोल कहाँ जाना चाहोगे, तो अगर सर ये फोर्स इधर लग रहा है, सो ये जो टॉर्क लग रहा है इट इज ट्राइंग टू रोटेट मी इन ए क्लॉकवाइज सेंस। मतलब इफ आई कंसंट्रेट ऑन पी वेक्टर, जो टॉर्क लग रहा है पी वेक्टर को किधर घुमा के लेके जाना चाहता है? यहाँ का जो टॉर्क है वो पी वेक्टर को ई वेक्टर की तरफ लेके जाना चाह रहा है। इज दैट क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो टॉर्क लग रहा है वो पी वेक्टर को ई वेक्टर के अलॉन्ग लेके जाना चाह रहा है।
अगर डाइपोल ऐसा है, सोचो ऐसा है, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, घुमा के ऐसे रख दिया, पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऊपर ऐसे रख दिया, तो ध्यान से देखो पॉजिटिव पे फोर्स इधर लग रहा है, नेगेटिव पे इधर फोर्स लग रहा है। मैंने पूछा भाई कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कहा सर इस बार भी ना जो टॉर्क लग रहा है मेरे पी वेक्टर को घुमा के, कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। जो पी वेक्टर है उसको घुमा के किसके तरफ अलाइन करना चाहता है? ई वेक्टर के तरफ अलाइन करना चाहता है। और एक बार पी वेक्टर ई वेक्टर के अलॉन्ग अलाइन हो जाए, जैसे कि इस केस में हो रहा है, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, तब टॉर्क क्या हो जाता है? जीरो। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा है तो टॉर्क पी को ई की तरफ लेके आना चाहता है, ऐसा है तो टॉर्क पी को ई की तरफ लेके आना चाहता है। ऐसा हो जाए, एक बार पी ई की तरफ आ जाए तो टॉर्क जीरो हो जाता है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि टॉर्क का मेन एम इन लाइफ क्या है? टॉर्क का मेन एम इन लाइफ इज टू मेक पी वेक्टर अलाइन इटसेल्फ along the direction of what? along the direction of E vector। एक बार P वेक्टर एंड E वेक्टर एक डायरेक्शन में आ जाए, टॉर्क इज सक्सेसफुल और टॉर्क लगना बंद हो जाता है। और ऐसा ही होता है। हमेशा याद रखना कि फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में अगर किसी डाइपोल पर टॉर्क लगता है, वो टॉर्क हमेशा P वेक्टर को E वेक्टर के अलॉन्ग अलाइन करना चाहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस डाइपोल को थोड़ा ऐसे शिफ्ट कर दूं लाइक दिस, तो टॉर्क कैसा लगेगा? उसको रिटर्न इधर लाना चाहेगा। अगर मैं इस डाइपोल को थोड़ा ऐसे शिफ्ट कर दूं जस्ट लाइक दिस, इस पे जो टॉर्क है वो घुमा के फिर रिटर्न इधर ही लाना चाहेगा। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स ये वाला पोजीशन जो है ये डाइपोल के लिए बहुत हैप्पी पोजीशन है, बिकॉज ये बार बार इस सिचुएशन पे आना चाहता है। ऐसा रख दो घूम के यही आना चाहेगा, ऐसा रख दो घूम के फिर यही आना चाहेगा। कुछ फील आ रहा है? कुछ दिमाग में आ रहा है? वर्क पावर एनर्जी। अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन एक ही अरेंजमेंट को बार बार अटेन करना चाहता है, टेंडेंसी शो करता है कि नहीं मुझे वैसा ही सेटअप चाहिए, ये यही पॉइंट इंडिकेट करता है कि उस सेटअप में, उस अरेंजमेंट में, उस कॉन्फ़िगरेशन में उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। दैट इज द रीजन पी वेक्टर हमेशा इसी अरेंजमेंट में, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आना चाहता है। देखो एनर्जी के बारे में इस वीडियो में तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट कमिंग वीडियोस में हम इस चीज़ को लेकर और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा हिंट, थोड़ा सा फील देने के लिए मैंने ये बताया। ठीक है, और इन टॉर्क्स को हम रेस्टोरिंग टॉर्क्स भी बुलाएंगे, ये भी पता होना चाहिए। रेस्टोरिंग टॉर्क क्यों? बिकॉज ये बार बार रेस्टोर करना चाहता है। रेस्टोर का मतलब है ब्रिंग बैक। ये बार बार ऐसा कर दो तो डिस्टर्ब कर दो तो फिर घूम के यहीं आ जाना चाहेगा, ऐसा डिस्टर्ब कर दो तो टॉर्क घुमा के फिर से यही लाना चाहेगा। तो इस टॉर्क को हम क्या बोलेंगे? रेस्टोरिंग टॉर्क भी बुला सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर? समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, इन तीन डायग्राम में ध्यान देते हैं, बहुत सिंपल सा है, ये जस्ट बता के रख रहा हूँ। अगर डाइपोल ऐसा है, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर 90 डिग्री टू ईच अदर, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। दैट मीन्स इन दैट केस ऐसे अरेंजमेंट में डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है वो क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, अभी अगर ऐसा अरेंजमेंट है, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, एंगल बिटवीन देम इन दिस केस इज 0 डिग्री, तो टॉर्क क्या आ जाएगा? 0। ऐसा केस हुआ मतलब P वेक्टर एंड E वेक्टर आर अपोजिट टू ईच अदर, एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, तब भी टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आया समझ में मैंने क्या कहा? तो सीधा सीधा बोलूं, अगर P वेक्टर एंड E वेक्टर आर अलोंग द सेम लाइन, मे बी इन द सेम डायरेक्शन, मे बी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, टॉर्क will always be 0, and when P vector and E vector are at 90 degree to each other, torque will be maximum. Is that clear? इसको नोट करो। देखो, अगर मैं इस डाइपोल को पूछूं, आर यू हैप्पी? डाइपोल बोलेगा सर इतना तो नहीं। क्यों? बिकॉज इसका जो P वेक्टर है दैट इज नॉट अलाइन अलोंग E वेक्टर। अभी अगर मैं इस डाइपोल को यहाँ से रिलीज कर दूँ, छोड़ दूँ, तो क्या होगा? ये जो टॉर्क है, दे आर रेस्टोरिंग इन नेचर। ये टॉर्क देखो ध्यान से, ये कैसा टॉर्क लगा रहा है क्लॉकवाइज, और ये टॉर्क क्या करेगा? डाइपोल को घुमा घुमा के यहाँ तक तो लेके आ जाएगा, और यहाँ पर टॉर्क 0 हो जाता है। वी ऑल नो दैट टॉर्क 0 हो गया। बट माई क्वेश्चन इज, क्या ये डाइपोल इस पोजीशन को अटेन करने के बाद रुक जाएगा यहाँ पर? कम ऑन गिव मी एन आंसर। क्या ये रुक जाएगा? नहीं रुक सकता। द डाइपोल विल नॉट बी एबल टू स्टॉप हियर। देखो, जब उसने यहाँ से अपना मूवमेंट चालू कर दिया, उसके पास ऑलरेडी एक इनर्शिया ऑफ मोशन आ चुका है, ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी मूविंग।
right? It already has some inertia. So by the time it reaches this position, उसके पास already some kinetic energy है, तो वो यहाँ पर रुक नहीं पाएगा. It will shoot ahead. When it shoots ahead, it will start rotating this way. इस वक्त इस पे जो टॉर्क लगेगा, that will be anti-clockwise in nature and that will be retarding. इसको धीरे धीरे ये टॉर्क रोक देगा. वही टॉर्क फिर से उसको रिटर्न यहाँ तक लेके आएगा. फिर से वही कहानी रिपीट होगा. इसके पास ऑलरेडी इनर्शिया आ चुका होगा, वो यहाँ रुक नहीं पाएगा. फिर से शूट करके ऊपर जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर ऊपर जाएगा. एंड दिस प्रोसेस विल कीप ऑन हैपनिंग एंड दिस इज नथिंग बट ऑसिलेशन. बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स अगर मैंने डायपोल को कुछ थीटा एंगल पे छोड़ दिया तो डायपोल हमेशा क्या करता रहेगा? ऑसिलेट करता रहेगा. उसका मोटिव हमेशा ये रहेगा कि मैं अपने आप को ई वेक्टर के अलॉन्ग अलाइन कर दूं, लेकिन वो अपना ये मोटिव अचीव नहीं कर पाएगा, बिकॉज बाय द टाइम वो उस सिचुएशन पे आएगा उसके पास ऑलरेडी एक इनर्शिया आ चुका होगा, ड्यू टू विच वो वहाँ पर रुक नहीं पाएगा एंड इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग. तो अभी हम ये निकालेंगे कि इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है. ठीक है, तो मैंने आई डिफाइन करके रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डायपोल अबाउट दिस एक्सिस. दिस इज एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, जैसे मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ. इस एक्सिस के अबाउट आई है. तो एक बार टॉर्क लिखते हैं इस पर. टॉर्क कितना होगा इन दिस केस? दैट इज माइनस पी साइन थीटा. सर आपने माइनस क्यों लिखा? एक बात समझो इस बात को. हमने इस डायपोल को डिस्प्लेस किया था एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है ना, ऐसे थीटा दिख रहा है ना, थीटा कैसे बना? एंटी क्लॉकवाइज. लेकिन इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क कैसे लग रहा है? क्लॉकवाइज. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्टोरिंग टॉर्क आर इन ऑपोजिट सेंस. दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पर एक माइनस दे के रखे. ठीक है ना. सो टाउ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई अल्फा एंड माइनस पी साइन थीटा. यहाँ पर हमने थीटा को बहुत ही छोटा माना है, तो साइन थीटा को हम थीटा मान सकते हैं. और एक टेक्निक मैं तुमको सिखा के रख रहा हूँ. टाइम पीरियड अगर निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा माइनस थीटा बाई अल्फा को आइसोलेट करना है. मैं करके दिखाता हूँ. सबसे पहले माइनस थीटा बाई अल्फा को आइसोलेट करते हैं. माइनस थीटा बाई अल्फा. तो यहाँ पर बचेगा क्या? ध्यान से देखो, यहाँ पर बचेगा आई बाई PE, where P is the dipole moment, E is the strength of the electric field, I is the moment of inertia. So minus theta by alpha जो भी निकलता है उसको सिर्फ रूट ओवर के अंदर डाल देना है. That will be the time period. ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक है जो तुम यूज कर सकते हो जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सो टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ, मैंने क्या सिखाया, जो भी माइनस थीटा बाई अल्फा जो भी निकलता है उसको रूट ओवर के अंदर डाल देना है. सो दिस के इधर इज I by PE. Correct? So this is the time period of oscillation of a dipole in a uniform electric field. I hope so तुमको समझ में आया. इसको कॉपी करके रखो. देखो, अब तक हमने अपने डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था. इस बार हम अपने डायपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे. मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी अलग अलग होगा. तो ऐसे किसी रीजन में अगर हमने अपने डायपोल को रख दिया तो देयर आर टू चार्जेस, एक माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है. तो दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लगेगा दे विल बी डिफरेंट एंड दैट इज ऑब्वियस कि उस सिस्टम पे जो नेट फोर्स इस बार आएगा वो जीरो नहीं आएगा. द नेट फोर्स ऑन द डायपोल इन दिस केस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, टॉर्क भी लग सकता है और टॉर्क का जो बेसिक टेंडेंसी है वो वैसा ही रहेगा. टॉर्क हमेशा क्या करेगा? पी वेक्टर को ई वेक्टर के अलॉन्ग अलाइन करना चाहेगा. देखो अभी एक बात समझो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इनफाइनाइट वेरिएशंस हो सकता है, अलग अलग केसेस हो सकते हैं. बट आज हम अपने डिस्कशन में सबसे सिंपलेस्ट केस लेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का. और क्या क्या कंडीशंस फॉलो करेंगे वो मैंने लिख के रखा है. पहला कंडीशन ये है कि हम इस डिस्कशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को कांस्टेंट रखेंगे. जैसे कि मैंने दो केसेस डिस्कस किया है. यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कांस्टेंट है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? कांस्टेंट. ये हमारा पहला कंडीशन जो है जो हम फॉलो करेंगे. दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ जाएंगे देन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. दैट मीन्स वी मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. ठीक है, दिस इज ए स्ट्रॉन्गर रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ए वीकर रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इज दैट क्लियर? ओके, तो कहानी ऐसा है कि हमारे पास दो केसेस है. दिस इज द फर्स्ट केस. हमने एक बार डायपोल के पी वेक्टर को ई वेक्टर के अलॉन्ग रखा.
वेयर हियर पी वेक्टर पैरेलल टू ई वेक्टर, ऐसा सिचुएशन डिस्कस करेंगे। अभी पी वेक्टर एनी वेक्टर आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। ध्यान से देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है दिस इज लाइंग इन ए रीजन जहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है दिस इज लाइंग इन ए रीजन जहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, वीक। करेक्ट। पॉजिटिव चार्ज पे जिस तरफ फील्ड है उसी तरफ फोर्स लगेगा, F2 दिख रहा है तुमको, समझ में आया। और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड जिस तरफ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा, दिस इज F1। एंड इट इज सो ऑब्वियस कि F2 का मैग्नीट्यूड F1 से ज़्यादा होगा बिकॉज दिस इज इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर फील्ड। तो इस डायपोल पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा that will be F2 minus F1 and it will be along this direction। ध्यान से, F2 minus F1 and that will be along this direction। मतलब इस डायपोल, ये जो डायपोल है ये फाइनली अगर मूव करेगा it will be moving towards the right। राइट में जाने का मतलब क्या, it will be moving towards a region of stronger electric field। वही मैंने लिख के रखा है, F net in this case is F2 minus F1 and the dipole will move along the direction of increasing electric field। बात समझ आया, पक्का, क्लियर। नेक्स्ट केस में हमने वही डायपोल को लिया लेकिन इस बार पी वेक्टर को एंटी पैरेलल रखा ई वेक्टर का, एंटी पैरेलल है। तो इस बार क्या है, नेगेटिव चार्ज इज इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर फील्ड एंड पॉजिटिव चार्ज इज इन ए रीजन ऑफ वीकर फील्ड। इज दैट क्लियर। सेम स्टोरी फटाफट करते हैं। नेगेटिव चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगेगा F1, पॉजिटिव चार्ज पे कम फोर्स लगेगा F2। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इस तरफ, बिकॉज F1 इज स्ट्रॉन्गर मैग्नीट्यूड वाइज, F1 माइनस F2। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन किस तरफ है, दिस इज टुवर्ड्स द वीकर रीजन। तो मैंने वही लिख के रखा, in this case the dipole will start moving along the direction of decreasing electric field। ठीक है ना, एकदम सिंपल है यार, एकदम आसान है। हमने बहुत सिंपल केस लिया है, समझ में आया होगा, पक्का। ओके, इसको नोट करो। अब तक हमने ये डिस्कस किया कि अगर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करेगा। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल पे कितना फोर्स लगता है, वो निकालेंगे। ठीक है, ये है आपका मोटिव। तो बोर्ड पे ध्यान देते हैं। दिस रेड लाइन्स दे आर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और देख के आराम से समझ में आ रहा है कि इस जगह पर द फील्ड लाइन्स आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पर फील्ड का डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे डेंसिटी कम तो फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम। सो दिस पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन ए रीजन ऑफ वीकर फील्ड एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन ए रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर फील्ड। इस पे फोर्स FB इस तरफ लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, दैट इज FA। FA का वैल्यू FB से क्या होगा, ज़्यादा। और अगर याद है, जस्ट ना कुछ देर पहले पढ़ाया था कि अगर P वेक्टर एंड E वेक्टर आर अलोंग द सेम डायरेक्शन तो डायपोल किधर मूव करता है, ये जो डायपोल है दिस डायपोल विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर फील्ड। तो ये डायपोल भी देखो स्ट्रॉन्गर फील्ड के तरफ ही मूव कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी अगर हम फोर्स लिखना चाहें कि इसमें नेट फोर्स कितना होगा, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, FA माइनस FB। FA की जगह हम Q इंटू EA लिख सकते हैं, माइनस Q इंटू EB लिख सकते हैं, और Q को हमने कॉमन ले लिया, दैट इज EA माइनस EB। और छोटा सा एक चेंज करूंगा, यहाँ पर हमने L के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने L के साथ डिवाइड किया। L इज द स्पेस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है ना। Q into L is very famously known as what? P, dipole moment. We already know this. EA minus EB, ध्यान से, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। EA minus EB is the change in electric field। ध्यान से सुनना, मतलब अगर तुम A to B जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बदला, इलेक्ट्रिक फील्ड बदला डेली, जिसका वैल्यू कितना, EA minus EB। एंड कितने लेंथ पे बदला, दिस चेंज हैज हैपेंड ओवर अ लेंथ ऑफ व्हाट, L। इनफैक्ट डेल L बोलना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ दिस इज डेल L। समझ में आया। दैट मीन्स इसी चीज को थोड़ा सा चेंज करके लिखा है। दैट मीन्स डेल L लेंथ पे डेली का चेंज आया है। डेली है क्या, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। सो इन डिफरेंशियल फॉर्म अगर मैं इसी चीज को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स F इन दिस केस इज इक्वल टू P TE बाई, देखो डेल L की जगह मैं DL लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट डेल L जिस तरफ है उस तरफ मैंने x एक्सिस माना है तो उसको मैं dx लिख दूंगा। ठीक है ना। F इक्वल टू P इंटू डी बाई डी एक्स। और ये है हमारा एक्सप्रेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे डायपोल पे कितना फोर्स लगता है। डी बाई डी एक्स क्या है, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, कम ऑन, ग्रेडियंट। इसको हम कहते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट. इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का मतलब क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू x. As we move along this direction, as we move along x, electric field changes. So change in electric field with respect to x. बात समझ आया? Is that clear? देखो बहुत पहले ना जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि हम एक स्केल लेते हैं, स्केल को अपने बाल पे घिसते हैं एंड वी ब्रिंग दैट स्केल नियर सम पीसेस ऑफ पेपर एंड द पीसेस ऑफ पेपर गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्केल. आज मैं उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाऊँ. देखो होता क्या है, मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस में ये समझाया था कि अगर तुम्हारे पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसके थ्रू अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर देंगे तो वो पोलर बन जाता है, मतलब वो एक डाइपोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम स्केल को रब करते हैं तो द स्केल बिकम्स एन इलेक्ट्रीफाइड बॉडी. और वो जो छोटे छोटे लाइट पीसेस ऑफ पेपर है ना, दोस लाइट पीसेस ऑफ पेपर आर नॉट चार्ज्ड. बट जब मैं इस हाईली चार्ज्ड इलेक्ट्रीफाइड बॉडी को उसके पास लेके जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो वो छोटे छोटे लाइटर पीसेस ऑफ पेपर में डाइपोल मोमेंट इंट्रोड्यूस कर देगा. उसको उसमें डाइपोल्स इंट्रोड्यूस कर देगा, ड्यू टू विच उस पीसेस ऑफ पेपर में डाइपोल मोमेंट एक आ जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स ऐसा कुछ केस बन जाएगा. मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, उसमें एक डाइपोल रखा हुआ है. तो एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर में डाइपोल इंड्यूस हो चुका है, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो चुका है. सो व्हाट विल हैपन टू दैट डाइपोल मोमेंट? ऑल दोस डाइपोल्स, ऑल द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर विल नाउ स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी समझाया था. ऑल दोस डाइपोल्स नाउ विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द रीजन ऑफ व्हाट? स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इन दिस केस near the electrified body, because stronger electric field is near the electrified body. Is that clear? That is the reason ये छोटे छोटे जो pieces of paper है, the small pieces of paper, they get attracted towards the scale. Is that clear? I think so तुमको ये समझ में आया होगा. ठीक है, इसको कॉपी कर लेना and let's close it for today.